हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। क्या मतलब होता है निर्देशांक ज्यामिति का, कैसे समझेंगे निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। निर्देशांक ज्यामिति क्या है, आप लोगों ने पढ़ा है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा फिजिक्स की शाखाएं होती हैं, केमिस्ट्री की शाखाएं होती हैं, बायोलॉजी की शाखाएं होती हैं, वैसे ही अपनी मैथ की भी एक शाखा है। जिस मैथ की जिस शाखा में हम लोग ज्यामिति का बीजगणितीय अध्ययन करते हैं या बीजगणितीय ज्यामिति का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर निर्देशांक का मतलब क्या होता है, ज्यामिति का मतलब क्या है, यानी निर्देशांकों की सहायता से हम लोग किसी भी चीज के ज्यामिति को बता सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई हमारा एक तल है और उस तल पर कोई चीज़ कहीं पर रखी है तो उसकी पोजीशंस को भी बताया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर कहीं पर कोई चीज़ रखी हुई है, कोई वस्तु रखी हुई है, सपोज करिए कि हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये आपकी वॉल है घर की, ये वॉल की आपकी दीवार है, और सपोज करिए यहाँ पर इसका हमने पॉइंट मान लिया, ये क्या है, 0 है। समझिएगा बात को थोड़ा सा, ये पॉइंट 0 हो गया। और इस वॉल में आपके पास सपोज करिए यहाँ पर आपके वहाँ पर घड़ी लगी हुई है, बेटा क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपके वहाँ पर बेटा क्या लगी हुई है, घड़ी हुई है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि घड़ी की स्थिति क्या है, तो आप घड़ी की स्थिति आपने हिंट दे दिया हमको कि सर घड़ी की स्थिति तो 2,3 है। कितनी है घड़ी की स्थिति, कितनी है, 2,3 है। ये आपने हमको एक हिंट दे दिया, ये हमको आपने निर्देशांक दे दिए। अब इस निर्देशांक की सहायता से हम क्या करेंगे, इस घड़ी की स्थिति को बताएंगे। कैसे बताएंगे, हमें कोई पॉइंट भी निश्चित करना होगा, किस पॉइंट से हमें नापना है। यानी एक हमें मूल बिंदु को नापना होगा, एक हमें मूल बिंदु पता होना चाहिए। हालांकि आगे मैं डिस्कस करूंगा मूल बिंदु क्या है। तो मैं मूल बिंदु इधर मान लेता हूं कि ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है, और इस पर हमने पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हमने जमा रखे थे। ये पॉइंट है, मतलब मान लीजिए मीटर में दूरी है, 1 मीटर है दवाल, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, यानी 5 मीटर की दवाल है, या मान लीजिए 6 मीटर की दवाल है। इसी तरह से जब हम इसकी हाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर और ये 6 मीटर। अब यहाँ पर आपको हिंट दे दिया गया कि जो घड़ी निर्देशांक आपको दे दिए गए हैं, आपसे बताया गया कि बताइए घड़ी की एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पर होगी। तो आप क्या बताएंगे, जैसे आपसे कोई पूछेगा तो आप बताएंगे कि यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा ऐसा बनाता हूँ कि 2,3 दिया गया है, तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले लेता हूँ, ये उचित रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ से 1, 2, मतलब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि अगर मैं दाहिनी तरफ जाऊं, मैं यहाँ से इस पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं, अगर मैं दाहिनी तरफ जाऊं तो कितने मीटर हमको चलना होगा, 2 मीटर। और अगर मैं ऊपर की तरफ दीवार को, बेटा कहाँ पर देखो, दाहिनी तरफ जाऊं या दीवार को मैं ऊपर की तरफ देखूंगा तो मुझे कितना मीटर जाना होगा, 3 मीटर जाना होगा। यानी दीवार की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ऊपर की तरफ 3 मीटर और नीचे से बाएं से दाएं ओर जाने पर कितनी है, 2 मीटर है। तो इन दोनों को मिलाने पर अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये हमें पॉइंट मिलेगा। यही हमारा बेटा क्या होता है, निर्देशांक। तो निर्देशांक की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु की या किसी भी की, हम लोग किसी भी चीज की क्या करते हैं बेटा, स्थिति को बताते हैं। ये सिर्फ इतना आपको जानना है कि हम लोग बेटा क्या करते हैं, इससे किसी भी चीज की स्थिति का पता लगाते हैं। और निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको मान लीजिए कोई निर्देशांक दे दिया जाएगा तो उससे आप ट्राइंगल संरचना बनेगी कि नहीं बनेगी ये पता कर सकते हो, या आयत बनाना है कैसे क्या होगा, तो बहुत सारी कहानी आपको यहाँ पर होगी। फिलहाल के लिए निर्देशांक ज्यामिति से हमें क्या पता चलता है, सिर्फ इतना पता चलता है कि किसी भी वस्तु या किसी भी बिंदु की हमें क्या करना हो, स्थिति बताना हो, तो वहां पर हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी कहानी ना कह करके हम सिर्फ हिंट दे देते, भैया 2,3 है निर्देशांक, आप पता लगा लीजिए। अगर आप मैथमेटिक्स सीखे हैं तो आप तुरंत बता देंगे, अगर मैथमेटिक्स आपने नहीं सीखा तो फिर देखिए क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि कार्तीय तल क्या होता है। क्या होता है कार्तीय तल, या हम लोग इसको बोलते हैं निर्देशांक अक्ष। निर्देशांक तल, या फिर इसको बेटा बोला जाता है कार्तीय
तल, निर्देशांक तल बोल दो या कार्तीय तल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर आने वाली है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये क्या है, कार्तीय तल है, या फिर बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशांक अक्ष भी बोला जाता है, निर्देशांक तल भी बोला जाता है। अब यहाँ पर इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझिए कार्तीय तल होता क्या है। कि सपोज करिए हम यहाँ पर बेटा दो लाइनें ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, हम यहाँ पर दो लाइनें, पूरा बेसिक बता रहा हूँ, इत्मीनान से समझिएगा, पहली क्लास बेसिक क्लास, अगर आप इसका बेसिक समझ गए तो कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, पहले इसका बेसिक समझिए। कार्तीय तल यानी निर्देशांक तल की हम लोग जब बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप मान लीजिए एक आपने ये लाइन खींची है और आपने एक लाइन ये खींची है, एक लाइन ये खींची है और एक लाइन आपने बेटा ये खींची है। यहाँ पर इस लाइन को हम नाम दे देते हैं वाई ओ और इसको वाई डैश, इस लाइन को नाम दे देते हैं एक्स ओ एक्स डैश। तो ये दो लाइनें हमने खींची हैं और ये दो लाइनें एक दूसरे के बेटा क्या है, परस्पर लंबवत है। ठीक है, दो लाइनें मैंने खींची हैं और दोनों क्या है, एक दूसरे के परस्पर क्या है, लंबवत है, यानी एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, इसलिए इन दोनों लाइनों को बोला जाता है समकोणीय अक्ष। क्या बोला जाता है, समकोणीय अक्ष भी इनको बोला जाता है। ठीक है बेटा, समकोणीय अक्ष, इन दोनों लाइनों को क्या बोला जाएगा, समकोणीय अक्ष। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, वाई ओ वाई डैश, ध्यान से सुनिएगा, वाई ओ वाई डैश को यहां पर हम लोग बेटा बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। फिर यहां पे देखिए एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश को बेटा हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है लेटी हुई, इसको क्या बोलेंगे, वाई अक्ष, और ये जो खड़ी खड़ी लाइन होगी इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, क्या कहते हैं इसको, एक्स अक्ष कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब ये लाइन एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पर ये काटती है उस तल को बोला, उस बिंदु को बेटा क्या बोला जाता है, मूल बिंदु। क्या बोला जाता है, मूल बिंदु। इसको क्या बोला जाता है, मूल बिंदु। और ये वाई अक्ष, ये हमारा बेटा कौन सा है सर, वाई अक्ष है, वाई अक्ष। ये वाला सर हमारा कौन है सर, ये हमारा एक्स अक्ष है। ठीक, और ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष हमने कहाँ पे बना रखा है सर, बोर्ड पे बना रखा, बोर्ड पे बना रखा है भाई। तो सर बोर्ड हमारा कैसा है, समतल है। तो क्या मतलब निकला कि सर एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस तल में पाए जाते हैं, जिस तल में पाए जाते हैं, उसी को हम लोग निर्देशांक तल या कार्तीय तल बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा इनको, हम लोग इनको बोलते हैं कार्तीय तल। ठीक है, और ये जो इसके अक्ष होते हैं इनको क्या बोलते हैं, ये निर्देशांक अक्ष होंगे। और निर्देशांक अक्ष कौन कौन से, एक तो एक एक्स अक्ष है, और सॉरी वाई अक्ष है, और दूसरा बेटा क्या है, एक्स अक्ष है। क्या इतनी प्यारी सी बात समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो फिर समझ लीजिएगा ना, इतना अगर समझ में आ गया है तो यहाँ पर कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। आप समझो जरा और थोड़ा। अब यहां से जब हम बेटा एक बात और समझना, जब हम यहाँ मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, इस मूल बिंदु से, तो जब हम एक्स की तरफ जाते हैं, एक्स की तरफ, तो जितने भी मान होते हैं बेटा सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, पॉजिटिव मतलब धनात्मक होते हैं। कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। लेकिन इस मूल बिंदु से जब हम बेटा ऊपर की तरफ जाएंगे, इधर ऊपर की तरफ, तब भी सारे के सारे मान कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मतलब सर कैसे होते हैं, धनात्मक। ठीक है, लेकिन जब मूल बिंदु से हम बाईं तरफ आते हैं, ये इधर हम बेटा, ये हमारा कौन सा हिस्सा है, दायां पक्ष है, दायां हिस्सा है। और ये वाला बेटा हमारा कौन सा हिस्सा है, बायां हिस्सा है। ये समझाने के लिए। अब जब मूल बिंदु से आप बाईं ओर आएंगे, किधर आएंगे बेटा, बाईं ओर, आपकी सारे की सारी वैल्यू कैसी होंगी, निगेटिव होंगी। निगेटिव होने का मतलब है कैसी होंगी बेटा, ऋणात्मक होंगी। और जब बेटा आप ऊपर से नीचे भी आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तब भी वैल्यू क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। ये भी वैल्यू क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। इस तरीके से हमको ये पता चल गया कि जब हम एक्स मूल बिंदु से एक्स अक्ष की तरफ जाएंगे, दाईं तरफ एक्स अक्ष की तरफ जाएंगे, तो वैल्यू धनात्मक होगी।
मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ y एक्सिस की तरफ जाएंगे तो वैल्यू कैसे होगी, धनात्मक होगी। लेकिन मूल बिंदु से जब हम बेटा किधर आएंगे, x डैश यानी x अक्ष के बाईं ओर जब हम जाएंगे, मूल बिंदु से किधर बाईं ओर जाएंगे तो हमें वैल्यू कैसे मिलेंगी, ऋणात्मक मिलेंगी। तो मूल बिंदु बहुत काम की चीज है। अगर मूल बिंदु से आप दाईं तरफ जा रहे हैं तो मान आपको धनात्मक मिलेंगे, मूल बिंदु से बाईं ओर जा रहे हैं तो मान आपको ऋणात्मक मिलेंगे, मूल बिंदु से आप ऊपर जा रहे हैं तो आपको मान धनात्मक मिलेंगे, मूल बिंदु से नीचे जा रहे हैं तो मान कैसे मिलेंगे, ऋणात्मक मिलेंगे। और याद रखना मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं हमेशा 0,0 होते हैं, ठीक है, क्योंकि जिस पॉइंट पे एक्सिस पे एक कट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या है, 0 है। इतनी बात समझ में आती है। अब इसको पढ़ने के बाद हम बेटा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहां पर एक और टॉपिक है जिसका नाम है क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश। चतुर्थांश समझिएगा, चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट। अब ये चतुर्थांश, ये क्वाड्रेंट होता क्या है भाई, आपने ये जो बनाया है ये क्वाड्रेंट ही है। क्या है बेटा, आपने जो बनाया है ये क्वाड्रेंट ही तो है। ये क्या है, ये आपका बेटा क्वाड्रेंट ही तो है, ठीक है, ये क्वाड्रेंट ही है। मतलब एरो इसलिए लगाया हूं कि कितना भी खींच दो, आपकी मर्जी की बात। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना, अगर मैं थोड़ा सा एक काम और करूं, इसमें आपको अगर नंबर भी दिखा दूं तो क्या मजे हैं। यहाँ पर देखिए वैल्यू 1 होगी, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 यहाँ दिखा सकते हो तो पॉजिटिव सारा लिया। इसमें जब दिखाओगे तो 1 2 3 4 5 पॉजिटिव वैल्यू। इधर जब दिखाओगे तो -1 -2 -3 -4 और ये -5 अनंत तक जाएगा। इधर भी इधर भी इधर भी, जितनी लंबी लाइन हो। इधर जब दिखाओगे तो -1 -2 -3 -4 -5। क्या देख रहे हैं आप, एक्स अक्ष के जितने भी नीचे मान मिल रहे हैं निगेटिव, एक्स अक्ष के बाएं मूल बिंदु से नीचे के मान सारे के सारे निगेटिव, मूल बिंदु से बाएं तरफ के सारे मान निगेटिव, मूल बिंदु के ऊपर के y अक्ष पे सारे के सारे मान पॉजिटिव, और मूल बिंदु से दाईं ओर जाने पर x अक्ष पे सारे के सारे मान कैसे मिले, पॉजिटिव मिले, ठीक है। अब इसी बात को हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा बड़ा। ये हम एक क्वाड्रेंट बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमने यहाँ पर बेटा एक एक्सिस ले लिया। चलो थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ ताकि चीज़ों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकूँ, ठीक है। समझना कुछ है नहीं, टेंशन लेना नहीं है, आराम से समझोगे एकदम समझ में आ जाएगा। कोई भारी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा, बहुत इत्मीनान से इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये हमने एक कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है। एक हमने बेटा यहाँ पर ले लिया, ये भी हमारा क्या है, ये वाई अक्ष है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, क्लियर है। एक्स अक्ष को नाम हमेशा देते हैं एक्स एक्स डैश, ये फिक्स है, एक्स 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 डैश। और जब हम बेटा वाई अक्ष को मान देते हैं तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, ठीक है बेटा। तो अब हम चतुर्थांश को समझने की थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये इसका नाम भी फिक्स है, ये y है और ये y डैश है, ठीक है। हमने आपको अभी बताया है कि अगर सोचो हमारा ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु को बेटा O से लिखते हैं, हमने मूल बिंदु को लिख दिया। मूल बिंदु से हम इधर जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, समझते रहना। मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। मूल बिंदु से x तो निगेटिव, और इधर भी जाओगे तो आपको बेटा कैसा मिलने वाला है, निगेटिव मिलने वाला है, ठीक है। सोचो अगर कोई निर्देशांक, कोई वैल्यू, ये हाँ, और चतुर्थांश की बात करते हैं, ये इसका चतुर्थांश पहला है, ये इसका चतुर्थांश दूसरा है, ये इसका बेटा चतुर्थांश तीसरा है, और ये इसका चतुर्थांश कैसा है, चौथा है। तो 4 चतुर्थांश हो गए, है ना। चतुर्थांश का मतलब अंश, देखो चतुर का मतलब 4, अंश का मतलब होता भाग। एक कोई पूरी संरचना थी, किसके इसके कितने भाग हो गए, गोलीय संरचना थी, 4 भागों में बांट दिया मैंने, 4 हो गए।
या कोई समतल था, उसके कितने भाग हुए? 4 भाग हो गए। तो इसमें 4 भाग, 1 2 3 4, 1 2 3 4। शुरू यहां से करेंगे, ये पहला भाग है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा। समझो जरा, पहले चतुर्थांश में अगर यहां से मैं चलना शुरू करूंगा तो कोई वैल्यू आएगी, या तो वो इससे ज्यादा होगी, है ना, और या तो फिर y से कम हो। या हम कह सकते हैं कि x और y के बीच का जो भी मान आएगा पहले चतुर्थांश में, वो सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। क्यों? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर देखिए हमेशा x को पहले वाला x है, दूसरा y है। अभी बताता हूं आगे क्या बनता है। ठीक है, अच्छा, एक बात यहां पे मैं लिख देता हूं कि जब भी कोई निर्देशांक बनता है, देख लीजिए क्या है, जब भी कोई निर्देशांक बनता है तो हमेशा वो बेटा बनता है भुज और कॉमा कोटि से। अब भुज और कोटि ना लिख के हम यहां पर क्या लिखते हैं? x और y। तो x को भुज बोला जाता है, y को कोटि बोला जाता है। ठीक है, तो जो पहले लिखते हैं वो x के लिए है, जो बाद में लिखते हैं वो y के लिए। हमेशा जब भी निर्देशांक लिखोगे आप, हमेशा x को पहले, y को बाद में लिखोगे। ठीक है, यहां पर देखिए x है ये और ये y है, इसके बीच में आएगा ना, तो यहां पर कैसा होगा? निगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों आएंगे। कैसे होंगे? निगेटिव निगेटिव। ये दोनों जाएंगे तो कैसे होंगे? पॉजिटिव निगेटिव। तो ये बेटा हमारे क्या होते हैं? निर्देशांक होते हैं। ठीक है, तो ये बेटा हमारे चतुर्थांश कहलाते हैं। ठीक है, तो इनका हमने नाम यहाँ पर दे दिया है। तो अगर इन चतुर्थांशों के आप नाम देना चाहो तो क्या क्या नाम दे सकते हो? कोई बता सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर आपको चतुर्थांश भी बता दिए और साथ में बेटा हमने यहाँ पर आपको चिन्ह परिपाटी को भी समझा दिया। तो चतुर्थांश भी हो गए और साथ में चिन्ह परिपाटी भी हो गई, साइन कन्वेंशन। चिन्ह परिपाटी क्या है इसका भी मतलब बता देता हूं। चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या होता है? चिन्ह परिपाटी का मतलब बेटा ये होता है, हालांकि कोई नियम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इनका कोई आप प्रैक्टिकली अगर रूप देखोगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन चिन्ह परिपाटी का यूज इसलिए किया जाता है कि ये हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं, कभी कभी हम लोग साइंस में भी यूज करते हैं, या जो हमारे मैथमेटिशियन हैं, तो यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का इसलिए यूज किया जाता है कि जो हम मैथमेटिकल वैल्यू निकालें वो वैल्यू एग्जैक्ट आए, है ना। तो ये वैज्ञानिकों के द्वारा अपने अज्यूम किए गए, माने गए कुछ नियम्स होते हैं, जिन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी कहते हैं। और ये कभी चिन्ह परिपाटी बदलती नहीं है, फिक्स है ये। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा? चिन्ह परिपाटी हो जाएगी। तो चिन्ह परिपाटी से ये पता चला कि पहले चतुर्थांश में x भी प्लस होगा, y भी प्लस होगा। दूसरे चतुर्थांश में x माइनस होगा, y प्लस होगा। तीसरे चतुर्थांश में, अच्छा इसको पता कैसे लगाएंगे? जैसे हमने एक मान लिखा, हमने एक मान लिख दिया, हमने एक निर्देशांक लिखा 2,4। मैं आपसे पूछूंगा कि सर इसकी पोजीशन कहां पर है, इसका पोजीशन कहां है? तो आप देखिए x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव, आप कहेंगे सर इसकी पोजीशन पहले चतुर्थांश पर ही कहीं पर होगी। या फिर मैंने यहां पे लिख दिया माइनस का 2,-4 लिख दिया। मैंने पूछा सर बताइए इसकी स्थिति कहां पर है? भाई निर्देशांक क्या कर, निर्देशांक ज्यामिति का स्थिति के बारे में बताना। सर इसकी स्थिति कहां पर होगी? सर x पॉजिटिव है, सर x पॉजिटिव है, y निगेटिव है, सर y निगेटिव है। सर चौथे चतुर्थांश में मिल जाएगा। कहां मिलेगा? चौथे चतुर्थांश में मिलेगा। या फिर मैंने लिख दिया -2 -4। आपसे पूछा कि बताइए फिर सर इसकी स्थिति कहां पर है? सर -x भी है और -y भी है, तो -x भी है, -y भी, मतलब ये सब तीसरे चतुर्थांश में मिलेगा। समझ में आ रही बात है? या फिर मैंने एक काम किया, मैंने लिखा -4 और +6, -4 +4। मैं पूछूंगा सर ये किस चतुर्थांश में मिलेगा? आप सर जवाब देंगे किस चतुर्थांश में मिलेगा? अरे बाबूजी x माइनस में है, y प्लस में है, मतलब सर ये दूसरे चतुर्थांश में मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग पता लगाते हैं कि दिए गए निर्देशांक से चिन्ह। अब देखिए बेटा, हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला, यानी पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 फार्मूलों का जिक्र किया जाएगा। एक है डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा है विभाजन सूत्र। तो 2 ही फार्मूले पढ़ने। इससे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी फार्मूला था, तो
अब वो हमें फार्मूला बेटा नहीं पढ़ना है, तो सिर्फ हमें दो ही फार्मूलों पे बात करना है। एक तो सेक्शन फार्मूला है, विभाजन सूत्र, और जो पहला वाला है वो है डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र कैसे बना, इस बात पे भी थोड़ा सा नजर हम लोग डालेंगे कि आखिर वास्तव में दूरी सूत्र बना कैसे। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको दो अक्ष खींचने होंगे। एक आपको x अक्ष लेना है और दूसरा बेटा आपको y अक्ष लेना है। ठीक है, एक x अक्ष है और एक y अक्ष है। और यहाँ पर सपोज करिए आपने एक लाइन ले लिया है डिस्टेंस p और q। एक बिंदु आपने यहाँ पर माना है ये q बिंदु है और यहाँ पर ये p बिंदु है। और यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इसके निर्देशांक जो हैं x1 है, y1 है, और इसके निर्देशांक x2 और y2। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिएगा, यानी ये x बिंदु है तो इसका ये मूल बिंदु है, इसको मूल बिंदु मान लेते हैं। तो सपोज करिए इसके निर्देशांक निकालने के लिए, जैसे सपोज करिए ग्राफ आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 2,4। तो 2,4 का मतलब है कि आपको बेटा x पर कितना चलना है, 2 कदम चलना है, y पे कितना कदम चलना है, सर 4 कदम चलना है, आपको वो बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब यहाँ पर बेटा क्या है x डैश और y डैश है, तो मतलब इसका है कि x ये x एक्सिस है और ये बेटा y एक्सिस है। मतलब x एक्सिस पे कितना दूरी चलना है, x दूरी चलना है, मतलब हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा। तो ये पॉइंट इसका x1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x1 हो जाएगी। y पे कितना चलना है, तो y पे y1 दूरी चलना है। तो ये मान लीजिए y एक्सिस है, तो ये y एक्सिस पर ये वाली दूरी, तो यहाँ पर इसका बिंदु y1 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, y1 हो जाएगी। क्लियर है? जब इसके लिए बनाएंगे तो मूल बिंदु से कितनी दूरी पे चलना है, x दूरी चलना है, x2। मान लीजिए इसको इस तरह से मिलाएंगे आप, तो ये हमारे पास बेटा ये इसका डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, x2। और तब उस कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x2 हो जाएगी, यानी इस पॉइंट तक डिस्टेंस x2 हो गई। y एक्सिस पे कितना जाना, y2 जाना। तो मान लीजिए यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ये क्यों, x2 है और y2 है। तो अगर इसको हम मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पर ये इसका बिंदु y2 हो जाएगा और यहाँ तक आप चलेंगे तो इसकी दूरी आ जाएगी आपके पास y2। ये दूरी क्या है इसकी, y2 है। ठीक है, अब यहाँ पर सोचो जरा, अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी हो, ये डिस्टेंस बेटा, ये डिस्टेंस, तो मैं क्या करूंगा, इतनी डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल में से इसको माइनस कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए निकाल लो। तो ये डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी, सर x2 माइनस x1 हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, x2 माइनस x1। अगर मैं बेटा ये डिस्टेंस निकालना चाहूँ, यानी y1 से y2 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो टोटल तो y2 है, y2 से y1 घटा दोगे तो इनके बीच की निकल आएगी। तो ये हो जाएगी y2 माइनस y1। ठीक है डिस्टेंस। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं इसमें क्या करता हूँ, कुछ परिवर्तन करता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये बिंदु आया और ये बिंदु बेटा कितना है, r है, और यहाँ पर आप देखेंगे समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये कर्ण है, तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय को लगा सकते हैं। आप देखो, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही ये डिस्टेंस है, मतलब जितनी ये दूरी उतनी ही ये दूरी, तो यानी x2 माइनस x1 ये दूरी हो जाएगी। ठीक है, जितनी ये दूरी है उतनी एक दूसरे के पैरेलल है, उतनी ही ये दूरी है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। ये आपका आधार है मान लेते हैं, और ये आपका लंब है। वो तो फिक्स नहीं होता है, वो तो कुछ भी हो सकता है, थीटा पे निर्भर करता है वो तो, कि आपने थीटा किसको माना। ठीक, अब हम लोगों को क्या निकालना है, दूरी सूत्र निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लिखोगे समकोण त्रिभुज कौन कौन सा है, PQR। PRQ में R कोण कितना है बेटा, 90 डिग्री है। R कितना है बेटा, 90 डिग्री है। चलो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय। तो अब हम यहां पर बेटा क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे।
तो पाइथागोरस प्रमेय से बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो आज जान लीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस बेटा क्या होता है, लंब स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कर्ण कितना है, 90 के सामने वाला कर्ण होता तो कर्ण आपका पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कर्ण बेटा क्या है, पी क्यू बराबर आधार बेटा आपका क्या है, पी आर है। तो आधार आपका हो जाएगा पी आर का स्क्वायर प्लस लंब बेटा आपका है क्यू आर। तो आपका लंब कितना हो जाएगा, क्यू आर। ठीक है, पी आर की वैल्यू कितनी है सर, पी से आर की दूरी कितनी है, वैल्यू x2 माइनस x1 है, प्लस स्क्वायर लगाओ इस पे। और क्यू आर की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1 है, इस पर स्क्वायर लग गया। तो ये पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये बन गया। तो यहाँ पर ये दूरी का बेटा ये फार्मूला आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। ये फार्मूला याद रखना है, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, खास क्या पड़ता ही नहीं है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो अगर हम बात करेंगे, अगर पूरे चैप्टर यानी पूरी मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, तो सबसे इजी जो एक्सरसाइज हमको पड़ती है वो यही इजी, हालांकि है तो सब इजी, पर ये सबसे ज़्यादा इजी पड़ती है। तो ये दूरी सूत्र हो गया। इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो वहां पर हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बेटा उदाहरण नंबर फर्स्ट में 4 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है, दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है, चौथा सवाल है, और इनके बिंदु युग्म के बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी का फार्मूला आपको पता है, तो पहले आप एक काम करिए, इन दोनों को लिख लीजिए। तो एक तो बिंदु है हमारा 4,3 और दूसरा बेटा हमारा क्या है 2,5। मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम समझाने की कोशिश करें, थोड़ा सा समझिएगा क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। अभी शुरुआत है ना, तो मान लीजिए हमने क्या किया, एक लाइन लिया है, हमने ये लाइन ली, इस लाइन को मैंने नाम दे दिया P और इसको नाम दे दिया Q। इसके बीच की डिस्टेंस निकाली, तो P के निर्देशांक है 4,3, Q के निर्देशांक है बेटा 2,5, ये हमने माना। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा पहले वाला x बाद वाला y होता है, तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं बेटा x2 y2। क्लियर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, P के बीच की दूरी चाहिए, किसकी दूरी चाहिए मेरे बच्चे, तो हमें PQ के बीच की दूरी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, PQ की दूरी। तो PQ की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, तो बेटा वो फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट, एक बार लिखोगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पर x2 का मान कितना है 2 और x1 का मान कितना है 4, और इस पर लगा देंगे स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है बेटा 5, y1 का मान कितना है 3 और इस पर लगा देंगे स्क्वायर, ये इस पर रूट। अभी समझा रहा हूँ, अभी बहुत कम स्टेप में सवाल को करूंगा। ठीक है, 2 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 को घटाओगे तो 2 का स्क्वायर, ये। अगर कभी भी आधार माइनस में हो पर सम संख्या पावर के रूप में, तो आंसर प्लस में आता है। तो 2 का पहाड़ा 2 बार 4 और 2 दूनी 4, तो अंडर रूट 8 इसकी वैल्यू आ गई। अगर आप इसको निकालना चाहो तो लिख सकते हो 2√2, क्या लिख सकते हो 2√2, और इसका मात्रक क्या होता है, इकाई। क्या होता है इसका मात्रक, इकाई लिखते हैं। ठीक है, तो इतना आपका आंसर आ रहा है। चलिए पहला सवाल। दूसरा सवाल देखिए कि ये मान लीजिए P बिंदु है और ये सपोज करिए आपका Q बिंदु है। 2 बिंदु आपने मान लिए, एक P है दूसरा Q। P के निर्देशांक है 3,4, Q के निर्देशांक है 5, माइनस का। क्या करना है, इसको आपको x1 y1 मान लेना है, फॉर्मेलिटी के लिए बस खत्म, x2 y2। क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला। तो आपको PQ की दूरी चाहिए बीच में, तो क्या लिखोगे
पी क्यू की दूरी बराबर फार्मूला क्या था, फार्मूला एक बार लिख दीजिएगा जरूर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इतना फार्मूला लिखने के बाद अगले स्टेप में अपना खेला शुरू करो। देखो पहले से पहले को घटाओ, 5 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, पहले से पहले को घटाओ, पहले से पहले को घटाओ, 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस दूसरे से दूसरे को घटाओ, दूसरा -2 है, दूसरे को घटाएंगे तो दोनों का साइन सेम हो जाएगा ना, -2 से -4 घटाओगे तो दोनों का साइन सेम हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा, तो -6 और इस पर स्क्वायर लगा दो, है ना, एक लाइन बीच में गायब। 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, तो कितना आएगा, √40 आएगा। और 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2√10 इकाई, है ना, इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं 2√2। अब ये कैसे लिखा समझो जरा, ये 40 है, समझना बात को कैसे लिखा, आप 40 के वर्ग 40 का फैक्टर कर लीजिए, करेंगे तो 20 बार में जाएगा, फिर 10 बार में, फिर 5 बार में, और फिर बेटा 5 बार में। तो जिसका पेयर बन जाता वो बाहर आता, इसका पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया, इनका पेयर नहीं बना तो ये बेचारे उसी में रहे, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं, आई बात समझ में, जल्दी से बताइए समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो ये उदाहरण आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए मिटाते हैं। इजी है, बहुत कठिन नहीं है, सवाल आएंगे एक्सरसाइज में तो और अच्छे सवाल मिलेंगे देखने को। अभी तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जब भी हम लोग पढ़ाते हैं तो हमेशा एकदम शुरुआत ऐसी करते हैं ताकि बच्चों को बोरिंग सा ना लगे, क्योंकि बात ये होता है कि जब बच्चा सीखता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तब वो कोशिश करता है। अगर पहले ही कठिन क्वेश्चंस आ जाते हैं तो बच्चा फिर उसमें कोशिश ही नहीं करता है। तो बात ये भी रहती है कि अगर आपको बेसिक पता है तो चीज़ें आपको समझ में आनी है या नहीं, ये भी बात सही है। तीसरा सवाल देखिए, तीसरे सवाल में भी हमने एक बिंदु मान लिया है और इनके बीच की डिस्टेंस इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं P के जो निर्देशांक है वो 4, -6, Q के निर्देशांक जो -6, फॉर्मेलिटी के लिए इसको x1 y1, इसको x2, इसको आप x2 मान लीजिए और इसको y2 मान लीजिए। अब यहाँ पे फार्मूला लगाओगे, पी क्यू की दूरी बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए पहले से पहले को घटाओ, -6 से -4 घटाओगे -10 आएगा, ठीक। दूसरे से दूसरे को घटाओ, 4 में से -6 घटाओगे तो -2, 4 में से -6 घटाओगे, 4 में से -6 घटा रहे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे 100, इसका स्क्वायर करोगे 100, है ना, तो कितना आया सर 200 आ गया। 200 को क्या लिखा जा सकता है सोचो, 200 एक बार में गया, 50 बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो इधर देखो, एक ये पेयर बनना, एक ये बनना, तो बाहर आ जाएगा, तो 5 दूनी और √2 अंदर एक आई बात समझ में। इस तरीके से आपको डिस्टेंस फार्मूला आंसर आ रहा है, ठीक है। चौथा देखिए, एक बिंदु मान लीजिए ये, एक बिंदु ये, इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q। नीचे इसके बिंदु क्या है 3,4 और इसका क्या है 7,8। ये x1 y1 है और ये x2 y2। तो हमें क्या निकालना है, PQ की दूरी, PQ की दूरी लिख लो या PQ के बीच की दूरी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, या सिर्फ दूरी लिख लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फार्मूला लिखना जरूरी होता है, पहले वाले से पहले वाले को घटाओ,
7 में से 3 घटाओगे तो 4 बचेगा, 7 में से 3 घटाओगे तो 4 बचेगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस 8 में से 4 घटाओगे तो 4 का स्क्वायर, है ना। तो कितना आ जाएगा, 16 प्लस 16 आ जाएगा बेटा, है ना। तो कितना हो जाएगा 32। और 32 को क्या लिखा जा सकता है देखो जरा, अभी सिर्फ सिखाने की कोशिश करना। 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 1 पेयर 2 पेयर, तो 2 दूनी 4, √2। इसका पेयर नहीं बना तो इकाई। इस तरीके से बेटा क्या करने हैं आपको सवाल लगाने। सवाल बहुत इजी है। अगर दूरी का फार्मूला हमने किस पैटर्न पे लगाया है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है कि बताइए त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, दिए गए निर्देशांक से पता लगाइए आयत है कि वर्ग है। तो बहुत कुछ बातें हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर मान लीजिए कोई हमें निर्देशांक दिए गए, सबकी डिस्टेंस कितनी अगर बराबर आ रही तब तो वो वर्ग होगा। या 2 की डिस्टेंस बराबर आ रही है, 2 की एक जैसी है, 2 की एक जैसी है, तो वहाँ पर मतलब 4 निर्देशांक आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो बहुत ईजी है, बहुत कठिन नहीं है। तो आप लोगों को अब हम एक्सरसाइज नेक्स्ट शुरू करेंगे। जो हमारी एक्सरसाइज होगी 7.1, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पहले एक्सरसाइज में सिर्फ हमें दूरी सूत्र पढ़ना है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है बेटा।